हाथ घुमाते हुए उसने अपनी नाजुक कमर पकड़ ली। सुबह से वो मशीन चला रही थी। अभी भी कपड़ों का एक बड़ा ढेर पड़ा था। सुबह नाश्ते के बाद ही आंटी ने उसे उस हिस्से में जाने से मना किया था और सख्ती से कह दिया था वे घर के दूसरे हिस्से में नहीं जाएगी, क्योंकि वहां उसके अंकल के बहुत खास मेहमान आने वाले थे। गुलाबी रंग की साड़ी जो उसने उस समय पहन रखी थी, पूरी तरह भीग चुकी थी और उस गीली सी पुरानी साड़ी में उसका शरीर साफ नजर आ रहा था। राधा नाम की नौकरानी कुछ और कपड़े लाकर उसके सामने रख गई और बोली कि आंटी जी ने कहा है, ये भी धो देना। वह पलट कर बोली, भगवान से डरिए, आप भी और आपकी आंटी जी भी। क्या मुझे खरीद कर लाए हैं? कितने घंटों से कपड़े धोते धोते मेरी कमर अकड़ गई है। वह रोने के करीब थी और बेबसी से उसकी आंखों में पानी भर आया। उसके गुलाबी होंठ कांप रहे थे। राधा कंधे उचकाकर वापस मुड़ने लगी। राधा, मुझे कुछ खाने को भी दे दो, उसने विनती की। किचन में कुछ नहीं रखा, मैं तो घर जा रही हूँ। क्यों आई थी वह इस घर में? इस घर में उसकी और राधा की हैसियत एक जैसी ही थी। तो वो क्या कहती? उसे तो पार्टी में शामिल करना भी जरूरी नहीं समझा गया था। दीवार के सहारे बैठते हुए उसने घुटनों पर सिर रख लिया। उसकी आंखों से आंसू गिरते रहे। अब तो उसकी हिम्मत ही खत्म हो चुकी थी। पता नहीं कितनी देर वो बैठकर रोती रही, फिर उठकर दोबारा काम करने की कोशिश की, लेकिन अब उसमें ताकत नहीं बची थी। अपने थके हुए शरीर को संभालना आसान नहीं था। आखिर थक कर वह अंदर चली आई। किचन में सच में कुछ भी नहीं रखा था। फ्रिज बंद था और बाहर से खाने की खुशबू उसे बार बार अपनी तरफ खींच रही थी। सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए वो बाहर निकल आई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। शारदा आंटी के गुस्से और मार से वह अच्छी तरह परिचित थी। उन्होंने साफ मना किया था कि वह यहाँ नहीं आएगी, लेकिन पेट की आग उसे मजबूर कर रही थी। अंजाम की परवाह किए बिना वह वहीं चली गई। अपनी उंगलियां मोड़ते हुए और होंठ काटते हुए वह डरते डरते खड़ी हो गई। तो वहां मौजूद सभी मेहमानों ने मुड़कर उसे देखा। उसके बाल बेतरतीब बंधे हुए थे और कुछ लटे उसके सुंदर चेहरे को छू रही थी। गोरा गुलाबी चेहरा और कांपते हुए होठ जिन्हें वो बार बार काट रही थी। शक्ल से वह किसी भी तरह उस घर की नौकरानी नहीं लग रही थी, इसलिए सबकी नजरें उसी पर टिक गई। उसके भीगे हुए कपड़े उसके शरीर की बनावट को साफ दिखा रहे थे और वह जल्दी जल्दी दुपट्टा ठीक करके खुद को ढकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। घबराहट में वो दुपट्टे के कोने खींचकर अपने बाल ठीक करने लगी। शारदा आंटी, समीर अग्रवाल ने एक दूसरे की तरफ देखा। समीर अग्रवाल की तेज नजरों ने शारदा आंटी को समझा दिया कि वो क्या सोच रहे हैं, और इससे पहले कि वह उसे नौकरानी बताकर बात संभालती, उसके गुलाबी होंठ हिले और शारदा आंटी का चेहरा पीला पड़ गया। आंटी, मुझे खाना चाहिए, मुझसे अब और काम नहीं होता। वह मुश्किल से 20 साल की लड़की मासूमियत से रोने के करीब थी। सब लोग उसकी तरफ देखने लगे थे, लेकिन देखने वालों में सबसे ज्यादा ध्यान कबीर सिंह का था। वह इस पूरी महफिल का सबसे खास मेहमान था, जिसे बहुत आग्रह करके समीर अग्रवाल ने यहाँ बुलाया था। और उसके स्वागत में हर्षिता और नैतिक के चेहरे पर साफ बेचैनी दिख रही थी। बस एक पल में उसकी नजर गौरी पर पड़ी और उसकी थकी हुई आंखों में अचानक दिलचस्पी उभर आई। पहली नजर में उसे लगा था कि शायद वह कोई नौकरानी है जो काम संभाल रही है। हालांकि उसका सुंदर और मासूम चेहरा किसी नौकरानी जैसा नहीं था, लेकिन उसके कपड़े और हालात उसकी मजबूरी बता रहे थे। फिर जब उसने शारदा आंटी को आंटी कहकर पुकारा और शारदा आंटी का चेहरा बदल गया, तो वह सब समझ गया। वह लोगों के चेहरे देखकर उनकी मन की हालत समझने का आदी था, और शारदा आंटी के चेहरे का रंग देखकर ही उसे अंदाजा हो गया कि मामला बहुत नाजुक है। शारदा आंटी जल्दी से उसकी तरफ बढ़ी और उसका हाथ पकड़कर सबको एक हल्की सी मुस्कान के साथ देखते हुए उसे एक तरफ ले जाने लगी, लेकिन वह बार बार मुड़कर खाने की तरफ देख रही थी। बाकी लोग फिर आपस में बात करने लगे, लेकिन कबीर सिंह अब भी दूर खड़ा शारदा आंटी की हर हरकत देख रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में आंसू थे और वह उनसे कुछ कह रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है, पर उसकी विनती भरी नजरें साफ दिख रही थी। उसकी नजरें उसके पतले शरीर और कमर तक बिखरे बालों पर टिक गई। तुम्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है क्या, जो मेहमानों के सामने आ गई? मैंने तुम्हें कितनी बार रोका था। शारदा आंटी का गुस्सा कम नहीं हो रहा था और वो बस रोती जा रही थी। आंटी, मुझे बस रोटी दे दीजिए, भूख से मेरा दम घुट रहा है। आप जानती हैं, मैं खाली पेट काम नहीं कर सकती, उसने कांपती आवाज में कहा, और शारदा आंटी ने तुरंत उसका मुंह दबा दिया।
अगर एक वक्त का खाना नहीं मिलता तो क्या तुम मर जाती? वह घमंड और कठोरता में किसी से कम नहीं थी, जबकि रिश्ते में वह उसकी सगी आंटी थी, कोई सौतेला रिश्ता नहीं था। वह उसके भाई की बेटी थी, एक मासूम लड़की। लेकिन शारदा आंटी की नज़रों में उसकी कोई कीमत नहीं थी। वह उसे जिस मकसद से अपने पास लेकर आई थी, वह सिर्फ वही मकसद पूरा करवाना चाहती थी। और आज सबके सामने आकर उसने जो बड़ी गलती कर दी थी, उसका परिणाम तो उसे हर हाल में भुगतना ही था। सुबह से ही शारदा आंटी ने खास तैयारी के साथ नैतिक और हर्षिता का परिचय पार्टी में करवाया था। वे चाहती थी उनकी बेटियां हमेशा सबकी नजरों में रहें। समीर अग्रवाल ने खास तौर पर अपने दोस्त कबीर सिंह को नैतिक से मिलवाया था, लेकिन उस लड़की ने पूरा खेल ही बिगाड़ दिया। उसे कमरे में बंद करके वो फिर से पार्टी में वापस आ गई। नैतिक ने उन्हें बहुत खास नजरों से देखा था। अपने मन की बेचैनी वह नजरों से ही दिखा रही थी, क्योंकि वो काफी देर वह सब महसूस कर रही थी। हालांकि कुछ ही पल के लिए उसके आने और चले जाने के बाद कबीर सिंह ऊब चुका था, और फिर अगले ही पल उसने समीर अग्रवाल से अनुमति लेकर वहां से जाने की बात कह दी। 1 घंटा हो चुका था। पार्टी से वापस आए और अपने कमरे की बालकनी में खड़ा वह लगातार सिगरेट पी रहा था। उसके दिमाग में जो हलचल चल रही थी, उसमें सिर्फ एक ही नाम बार बार आ रहा था, गौरी शर्मा। वह उसके नाम के बारे में जान चुका था। जब शारदा आंटी ने उसे गौरी कहकर पुकारा था, उस समय वह उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था। शर्म और संकोच में डूबी वह लड़की उसे अपने नाम की तरह ही बहुत पवित्र अलग लगी थी। उसके मन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह उसकी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की नहीं थी, लेकिन वह ऐसी लड़की थी जो एक पल में उसकी नजरों में आई और फिर उसके दिमाग पर छा गई। उसे लगा था कि कबीर सिंह की पसंद इतनी साधारण नहीं हो सकती। वह उसे अपने साथ ले जाएगा, उसे अपने पास रखेगा, जब मन भर जाएगा तो वापस छोड़ देगा। लेकिन उस समय उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी कि किसी भी हाल में वह लड़की उसे चाहिए। ड्राइंग रूम में उस समय गहरा सन्नाटा था। किसी को भी ये नहीं पता था कि दोपहर की पार्टी में जिसे बहुत आग्रह करके बुलाया गया था, वही आदमी शाम ढलने से पहले बिना बुलाए उनके दरवाजे पर खड़ा होगा। वह कभी किसी से विनती करने वाला आदमी तो नहीं था, लेकिन उस समय पैर पर पैर रखे बेचैन बैठा था। वह समीर अग्रवाल के चेहरे को देख रहा था, जो अभी तक उसके अचानक आने की वजह समझ नहीं पा रहे थे। उसने नजर घुमाकर चारों तरफ देखा। गहरे नीले रंग के थ्री पीस सूट में बैठा वह आदमी बेचैन हो रहा था। आखिर उसे समझ नहीं आ रहा था कि बात की शुरुआत कैसे करे। समीर जी, मैं आपसे कुछ लेने आया हूँ। उसकी आवाज ने ड्राइंग रूम की खामोशी तोड़ दी। समीर अग्रवाल, जो पहले से ही उसकी तरफ देख रहे थे, अब और ध्यान से उसे देखने लगे। आप आदेश करें कबीर सिंह साहब। वही मीठा लहजा जो वो बड़े लोगों से बात करते समय अपनाते थे। गौरी शर्मा, उसके इतना कहते ही समीर अग्रवाल के चेहरे का रंग बदल गया। वो ये नहीं कह सकते थे कि उसने गौरी शर्मा के बारे में कैसे जान लिया। सामने बैठा आदमी कबीर सिंह था, जो बहुत तेज दिमाग वाला था। उसे किसी भी बात की खबर मिलते देर नहीं लगती थी, और अब गौरी को देखे हुए 3-4 घंटे हो चुके थे। इतने समय में उसके बारे में पता लगाना उसके लिए मुश्किल नहीं था। मैं समझा नहीं कबीर सिंह साहब। काफी देर की खामोशी के बाद समीर अग्रवाल ने बात घुमाने की कोशिश की। समझे नहीं या समझना नहीं चाहते? आप ऐसा करें कि उसकी आंटी को बुला लें, मैं उन्हीं से बात कर लूंगा। समीर अग्रवाल हैरान बैठे रह गए। आज की पार्टी में वो बार बार अपनी बेटियों का परिचय कबीर सिंह से करवा रहे थे, ताकि उसकी नजर उसकी बेटियों पर पड़े और उनका भाग्य खुल जाए। लेकिन अगर उसकी नजर किसी पर ठहरी भी, तो वो उस साधारण लड़की पर, जिसे वो कोई महत्व नहीं देते थे। आपको क्यों लगता है कि मैं इतनी आसानी से अपनी भतीजी का रिश्ता आपको दे दूंगी? ये सब इतना आसान नहीं होता। जलन और गुस्से से शारदा आंटी का चेहरा लाल हो गया था। वह ये भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी कि उनकी बेटियों के सामने उस लड़की का नाम लिया जा रहा है, जिसे वह यहाँ नौकरानी बनाकर लाई थी, जिसे वह अपनी बेटियों के साथ चलते हुए भी पसंद नहीं करती थी। अब वही लड़की उनकी बेटियों से ज्यादा भाग्यशाली बनकर ऐसे आदमी के साथ चली जाएगी, जो किसी भी लड़की को चुन सकता था, लेकिन उसने गौरी को चुना था। मैं उसे ऐसे ही नहीं ले जाऊंगा। मैं उससे शादी करके लेकर जाऊंगा, ताकि आपका सम्मान भी बना रहे। वैसे तो मैं जानता हूँ कि इस घर में उसकी क्या स्थिति है, लेकिन फिर भी समाज में रिश्तों का दिखावा जरूरी होता है। 10 लाख वह दोनों के चेहरे को ध्यान से देख रहा था, जो एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। 15 लाख। शारदा आंटी की आंखें चमक उठी। इतनी बड़ी रकम सुनकर वह कैसे चुप रहती। वह हल्का सा मुस्कुराया और आराम से सोफे से टिक गया। क्या तुम उसे हमेशा अपनी पत्नी बनाकर रखोगे, या कुछ दिनों के लिए?
उन्होंने कबीर सिंह के चेहरे को देखते हुए पूछा। वैसे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह उसे हमेशा के लिए ले जाए या कुछ दिनों के लिए। उन्हें तो सिर्फ पैसों से मतलब था। कबीर सिंह के हाथ उस समय चेक पर चल रहे थे। चेक लिखकर उसने मेज पर रख दिया। आपको इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मैं उसे पूरी जिंदगी अपने पास रखूं या कुछ दिनों के लिए। आपके लिए जरूरी बस इतना है कि मैं उसे शादी करके यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। शांत आवाज में ये कहकर वह उठ खड़ा हुआ। उधर गौरी कमरे में काफी देर से पड़ी हुई थी। भूख और थकान दोनों उस पर भारी थे और दोनों से बचना उसके लिए असंभव था। वह बिस्तर पर पैर समेट कर लेट गई। शायद थोड़ी देर सो जाती हूँ, पेट की भूख से थोड़ी राहत मिल जाती। कुछ ही देर में थकान के कारण उसकी आंख लग गई और वह गहरी नींद में चली गई। दरवाजे का ताला खोलकर शारदा आंटी अंदर आई। उन्होंने एक नज़र गौरी के चेहरे पर डाली, जो सो रही थी, और फिर उसके पास जाकर उसके कंधे को हिलाया। वह घबराकर उठ बैठी। आंटी, क्या आप मेरे लिए खाना लाई हैं? शारदा आंटी ने थकान भरी नजरों से उसे देखा। कभी खाने के अलावा भी कुछ सोच लिया करो गौरी। वह उसके पास बैठ गई थी। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि आंटी काम के बिना उसके पास आई हूँ या इस तरह उसके पास बैठी हूँ। गौरी ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उन्हें देखा। आंटी, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। आप जानती हैं मैं सुबह से भूखी हूँ। ठीक है, अभी किचन में जाकर खा लेना, लेकिन पहले मेरी बात सुनो। अगर तुमने शोर मचाने की कोशिश की या मेरी बात के खिलाफ कुछ किया तो तुम जानती हो मुझे। उनकी चेतावनी भरी नजरों से वह हमेशा डर जाती थी, इसलिए उसने तुरंत सिर हिला दिया और नजरें झुका ली। गौरी, अभी तुम्हारी शादी कबीर सिंह से होगी और फिर तुम उसके साथ उसके घर चली जाओगी। उस मासूम लड़की पर जैसे हैरानी का पहाड़ टूट पड़ा। अपने बड़ी बड़ी आंखों से शारदा आंटी को देखा। उसके होंठ कांपे, लेकिन वह शब्द भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। शादी, उसकी आवाज कांप रही थी। एक नरक से निकलकर उसकी किस्मत उसे किस नए नरक में ले जाने वाली थी, वह नहीं जानती थी। लेकिन सामने बैठी आंटी से उसे किसी भलाई की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। कबीर सिंह तुम्हारी औकात से बहुत बड़ा आदमी है। शुक्र करो उसने तुम्हें पसंद किया। उसका दिल डर से कांप उठा। अपने कांपते दिल को पकड़कर वह तुरंत उनसे दूर हो गई। मुझे बाबा के पास भेज दीजिए, मैं दादाजी के पास चली जाऊंगी। शारदा आंटी उसे अजीब नजरों से देख रही थी। उनके सामने बैठी वो लड़की उनके लिए सोने की चिड़िया थी, जो अब पिंजरे से उड़ने की बात कर रही थी। उन्होंने आगे बढ़कर सख्ती से उसके कंधे पकड़ लिए। ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि उसने तुम्हें चुना है। तैयार हो जाओ, थोड़ी ही देर में तुम्हारी शादी कबीर सिंह से होगी। इतना कहकर वह कमरे से बाहर चली गई और गौरी वहीं बिस्तर पर बैठी रह गई। किस्मत अब उसे किस नई दहलीज पर लेकर जाने वाली थी, ये वह नहीं जानती थी, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि अपनी माँ के गुजर जाने के बाद उसने जिंदगी में सिर्फ दुख ही देखे थे। पिता ने कुछ साल के बाद अपने लिए नया जीवन साथी चुन लिया और वह नया रिश्ता उसकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव लेकर आया। कुछ समय के बाद वह अपनी पत्नी के साथ विदेश जाकर बस गए और उसे दादी के पास छोड़ दिया। दादी को भी न जाने उसकी माँ से क्या शिकायत थी कि वहां भी उसे वो प्यार और स्थान नहीं मिला जो उसे अपने माता पिता के साथ मिला करता था। फिर भी उसे दिन में 2 समय का अच्छा खाना मिल जाता था। भले ही उसे किसी का सच्चा प्यार नहीं मिला, लेकिन जीने के लिए एक ठीक ठिकाना था। मगर ये सब तब तक ही था जब तक शारदा आंटी की तबीयत खराब होकर उन्हें उस पुरानी हवेली में नहीं ले आई। वहां आकर उन्हें पता चला कि हवेली में हर समय कई नौकर मौजूद रहते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी माँ से अनुमति ले ली कि गौरी को अपने साथ अपने घर ले जाएगी। उन्होंने कहा कि वहां उनकी बेटियों के साथ गौरी का मन भी लगा रहेगा और बिंदु देवी के सिर से भी जिम्मेदारी उतर जाएगी। वह भी खुशी खुशी अपनी दोस्त जैसी बहनों के साथ रहने की उम्मीद में आंटी के साथ जाने को तैयार हो गई थी। लेकिन वहां जाकर उसे पता चला शारदा आंटी को सिर्फ अपनी बेटियों, अपने घर के काम के लिए एक नौकरानी चाहिए थी और वह नौकरानी उन्हें गौरी के रूप में मिल गई थी। ये सब उसके पिता की लापरवाही की वजह से हुआ था। अगर वह समय पर उसकी देखभाल करता और उसके बारे में सोचता तो शायद कोई भी उस पर अपनी मर्जी न थोप पाता। लेकिन फिर भी उसने किस्मत का लिखा सब कुछ मान लिया था और अब ये आदमी जो तूफान की तरह उसके जिंदगी में आ रहा था, वह मासूम लड़की जिसने इतने दुखों के बाद भी मुस्कुराना नहीं छोड़ा था, ये नहीं जानती थी कि ये बदलाव उसकी जिंदगी में कैसा साबित होगा। लेकिन जब शारदा आंटी ने उसे मजबूर करते हुए अपनी चादर उसके सिर पर डाल दी, तब उसे चुप रहना पड़ा। उसे समझ आ गया था कि सब कुछ किस्मत के हाथ में है और कोई भी इंसान किस्मत से आगे नहीं निकल सकता, चाहे कितनी कोशिश कर ले।
शादी की रस्मों के बारे में वह अच्छी तरह जानती थी। उस समय उसे अपने पिता की ज़रूरत थी। उसका दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था और उसके पास बैठा आदमी उसकी बेचैनी को और पढ़ रहा था। अपनी चमकती आँखों से वो बस गौरी के चेहरे को देखता रहा, जब तक कि शारदा आंटी ने चादर जैसा पल्लू उसके चेहरे पर घूंघट की तरह नहीं डाल दिया। शादी इतनी सादगी से हो रही थी कि शारदा आंटी के अपने घर वाले, यानी उनकी बेटियों ने भी इस शादी में शामिल होना ज़रूरी नहीं समझा। बस एक सौदा, एक फैसला और उसकी ज़िंदगी कबीर सिंह के नाम कर दी गई। शादी के कागज़ पर हस्ताक्षर करते समय उसने अपनी आँखें बंद कर ली। उसे समझ आ गया था कि अब वो पूरी तरह उस आदमी के हवाले हो चुकी हैं। लेकिन उससे पहले उसने खुद को भगवान के हवाले कर दिया था। अगर भगवान ने उनकी ज़िंदगी में ये मोड़ दिया है, तो ज़रूर इसके पीछे कोई कारण होगा। जल्दी ही तुम्हारी खूबसूरती से इसका मन भर जाएगा, क्योंकि अमीर लोगों को हर चीज़ जल्दी उबने लगती है और तुम्हें भी कबीर सिंह ज़्यादा समय तक पसंद नहीं करेगा। हर्षिता अपने सीने पर हाथ बांधे उसे जलती हुई नज़रों से देख रही थी। उसने चुपचाप नज़रें झुका ली और फिर चोरी से दूर खड़े उस आदमी की तरफ देखा, जो कुछ कदम दूर खड़ा था। पता नहीं क्यों, उसका दिल बिना वजह उदास हो रहा था। हर्षिता की बातों में साफ जलन थी, जबकि अब वह इस घर में बस थोड़ी ही देर के लिए खड़ी थी, जिसके बाद वह हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती। इसलिए आई थी तुम पार्टी में, ताकि इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, वह आदमी अचानक मुड़ गया। देखने में तो वह समीर अग्रवाल से बात कर रहा था, लेकिन उसका ध्यान पूरी तरह उनकी बातों पर था। जब जवाब देना जरूरी था, हाँ बिल्कुल, इसलिए आई थी ताकि उसकी नज़र भी तुम्हें चुन ले। लेकिन मेरे आसपास जितने भी चमकते चेहरे थे, उनमें वो बात नहीं थी जो उस एक चेहरे में थी। और आप हमारी पत्नी से और क्या जानना चाहती हैं? वह अचानक सिर उठाकर उस आदमी को देखने लगी। वह सुंदर आदमी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसे उसने पहले कभी देखा भी नहीं था, लेकिन किस्मत ने उसे उसकी जिंदगी में ला दिया था। वह किस इरादे से उसे अपने साथ ले जा रहा है, ये वह अभी नहीं जानती थी। लेकिन राजकुमार जैसी शान रखने वाला वह आदमी उसे पहली नजर में अच्छा लगा था। 29 साल का वकील कबीर सिंह उस बड़े विला का अकेला वारिस था, जिसे अपने फैसले खुद लेने की पूरी आजादी थी। वह ऐसा आदमी था जो बात करता तो सामने वाले पर अपना असर छोड़ देता। पूरे हॉल में अचानक सन्नाटा छा गया। आज के बाद ये गौरी शर्मा नहीं बल्कि गौरी सिंह है, और अगर किसी ने उसे ऊंची आवाज में बात की तो उसे कबीर सिंह से सामना करना पड़ेगा। उसके शब्दों ने गौरी के दिल की धड़कन तेज कर दी। हर्षिता गुस्से में पैर पटकती हुई वहां से चली गई। समीर अग्रवाल भी असहज खड़े थे और शारदा आंटी तो अब बस इस इंतजार में थी कि वह गौरी को अपने साथ ले जाए। कबीर सिंह ने मजबूती से उसका हाथ पकड़ लिया। उसने मुड़कर अपनी आंटी को देखा। रिश्ते का नाम होते हुए भी उसके दिल में कोई अपनापन नहीं था। वे लोग उसे बोझ की तरह अपने सिर से उतार रहे थे। उन्होंने वह सब पा लिया था जिसकी उन्हें चाहत थी। अब झूठी हमदर्दी दिखाकर उन्हें क्या मिलता? उसका हाथ पकड़कर कबीर सिंह उसे बाहर ले आया। उसे कार में बैठाकर खुद दूसरी तरफ बैठ गया। मुझे अपने कपड़े और सामान तो ले लेने चाहिए थे, उसने पहली बार उस आदमी की तरफ देखकर धीमे से कहा। उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब कुछ मौजूद है। तुम्हें जो चाहिए होगा मुझे बता देना। उसने चुपचाप सिर झुका लिया। पूरे रास्ते वह उस आदमी के डर से चुप रही। उसकी शख्सियत का दबाव ही उसे खामोश कर रहा था, लेकिन आदत से मजबूर होकर वह बार बार अपने होंठ दबाती और कभी खिड़की से बाहर देखने लगती तो कभी कबीर सिंह के चेहरे की तरफ। और वह जो उसकी हर हरकत को ध्यान से देख रहा था, फिर भी अनजान बनकर सड़क की तरफ देखता रहा। न उसने उससे बात की और न उसने कार रोकी। आखिरकार कबीर विला के सामने जाकर कार रुकी। शानदार बंगला जिसकी शान बाहर से समझ आ रही थी। वह कार से उतरकर उसे अंदर की तरफ ले जाने लगा और वह हैरानी से उस बड़े बंगले को देख रही थी, जो उनकी हवेली से भी ज्यादा बड़ा था। ऐसा नहीं था वहां दौलत की कमी थी, लेकिन यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था, जैसे किसी शाही महल में आ गई हो। ऊंची ऊंची दीवारें और खामोश खड़े खंबे जैसे अपने मालिक की तरह गर्व दिखा रहे थे। उसने अपने पास चलते कबीर सिंह को देखकर पूछा, क्या ये घर आपका है? हाँ, उसने छोटा सा जवाब दिया और आगे बढ़ता रहा। सारा घर आपका है और आप इसमें अकेले रहते हैं? उसने फिर पूछा। वह मुश्किल से अपने होठों पर आई मुस्कान रोक पाया। हाँ, और अब से ये तुम्हारा भी है। वह मुख्य दरवाजे से उसके साथ अंदर आया। सामने बड़ा हॉल था जिसमें शानदार सोफे लगे हुए थे। उसकी बात सुने बिना वह चारों तरफ देखने में खो गई। अपने सारे दुख कुछ पल के लिए भूलकर वह उस बड़े घर को देख रही थी। जब उसने उसे ध्यान से देखते पाया तो उसने पूछा, तुम्हें कुछ चाहिए? उसने उसकी तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखें उठाकर देखा।
और सिर हिलाकर हाँ कहा। क्या चाहिए? एक प्लेट छोले भटूरे और एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल। वह ऐसे बोल रही थी जैसे दोनों किसी रेस्टोरेंट में बैठे हों। सामने खड़ा आदमी वेटर हो। कबीर सिंह ने पहली बार हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसके चेहरे पर पूरी गंभीरता थी। कुछ ही समय के बाद उसने अपना नाम और पहचान बना ली थी। चाहे उसके नाम के साथ कबीर सिंह लगता या नहीं, लेकिन कबीर वो नाम था जिसकी अपनी अलग पहचान थी। अंकल खराब तबीयत की वजह से कुछ समय के लिए विदेश में थे, लेकिन जिंदगी में पहली बार उसने ऐसा कदम उठाया था जिसके बारे में उसने अंकल को भी नहीं बताया था। वरना वह तो सांस लेने से पहले भी उनकी इजाजत ले लेता था। पता नहीं कब उसे देखते देखते वह नींद में चला गया और उसे अंदाजा ही नहीं हुआ। मगर ये नींद अलग थी, बिल्कुल अलग और गहरी। पता नहीं कौन सा समय था जब किसी ने बहुत करीब आकर उसके कंधे को हिलाते हुए उसे पुकारा, कबीर सिंह। किसी की धीमी आवाज उसके कानों से टकराई। पहले तो उसे लगा कि वह कोई सपना देख रहा है, लेकिन धीरे धीरे झटका तेज होता गया और ये सपना नहीं था। उसने धीरे धीरे आंखें खोल दी। वह सुंदर चेहरे वाली लड़की अपने खुले बालों के साथ उसके ऊपर झुकी हुई थी। आज तक किसी में हिम्मत नहीं हुई थी कि कबीर सिंह को नींद से जगाए, और आज ये नन्ही सी लड़की न सिर्फ उसे नींद से जगा चुकी थी, बल्कि उसके ऊपर झुककर उसे पुकार रही थी। पता नहीं उसे क्या सूझा, उसने हाथ बढ़ाकर उसकी कमर पकड़ ली और उसे अपने ऊपर गिरा लिया। इस अचानक हुई हरकत से उसकी सांस अटक गई और वह बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी। कबीर सिंह की नजरें उसके गुलाबी होठों पर टिक गई थी। तुम जानती हो मुझे इस तरह जगाने की क्या सजा हो सकती है? उसके गंभीर स्वर से वह अंदर तक कांप गई थी। उसकी मुट्ठियां सिमटकर उसकी शर्ट वाले सीने पर टिक गई थी और उस समय कबीर सिंह के सारे एहसास जैसे जाग उठे थे। कबीर जी, कहते हुए उसने घबराकर अपने होठों पर जीभ फेर ली। उसका गला सूख गया था। उस आदमी की इतनी नजदीकी ही उसके लिए खतरनाक थी और यही डर सामने वाले को और ज्यादा दिलचस्प बना रहा था। उसे घुमाकर अपने पास लिटाते हुए वह थोड़ा सा उसकी तरफ झुका। तुम सच में इतनी डरपोक हो या डरने का नाटक कर रही हो? उसकी आंखों में देखते हुए वह धीरे धीरे अपने होठों पर जीभ फेर रहा था। उसका मन चाह रहा था वह उसके सुंदर होठों को छू ले। जब उसने जल्दी से नामे सिर हिलाया और आंखें झपकाई, तो उस पल वह उसे इतनी मासूम और प्यारी लगी। कबीर सिंह झुककर उसके गालों पर अपने होंठ रख दिए। मैं आपसे डरती हूँ, नाटक नहीं करती। आप मेरे पति है ना? वह जैसे उसे याद दिला रही थी कि वह उसकी पत्नी है और पत्नियां अपने पति से डरती हैं। और पहली बार उसके सामने वह खुलकर हंसा। वह इतनी देर तक हंसता रहा कि गौरी उसकी हंसी में खो गई। अच्छा, मैंने तो सुना है ज्यादातर पति अपनी पत्नियों से डरते हैं। उसके लाल गालों पर उंगली रखते हुए उसने मजाक किया। तुम्हारी अदाएं इतनी प्यारी है कि हो सकता है जल्दी ही मैं भी तुमसे डरने लगूं। अपने होंठ दांतों में दबाकर वह शरारत से बोला। जिंदगी में पहली बार वह किसी लड़की से इस तरह बात कर रहा था, वरना आज तक हर लड़की ने उसे सिर्फ गंभीर सख्त स्वभाव का ही देखा था। उसकी बातें जैसे गौरी के सिर के ऊपर से गुजर गई थी। वह तो बस इस सोच में थी कि वह थोड़ा हट जाए ताकि वह जल्दी से वहां से निकल सके। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था, कबीर सिंह उसकी धड़कन सुन सकता था। कितने साल की हो तुम? उसने उसकी आंखों में देखकर पूछा और उसने तुरंत जवाब दिया, 2 महीने में मैं 20 साल की हो जाऊंगी। लेकिन देखने में तो तुम बहुत छोटी लगती हो। ऐसा क्यों? वह कहते हुए धीरे धीरे उसकी कमर पकड़ रहा था और वो पूरी तरह उसकी पकड़ में थी। छोड़िए मुझे कबीर सिंह, प्लीज। मुझे सांस नहीं आ रही। वह सांस लेने की कोशिश में परेशान हो रही थी। उसका चेहरा लाल हो गया था, जैसे सारे रंग उसके चेहरे पर उतर आए हों। मैं नहीं चाहता कि जब तुम मेरे पास रहो तो तुम्हें सांस लेने की जरूरत पड़े। तुम्हारी सांसों को अपनी सांसों में जोड़कर मैं उन्हें इतना मिला दूंगा कि हमारी सांसें हमारे जीने की वजह बन जाएगी। ये कहते हुए वह झुककर उसके गले के पास आ गया और वह इतनी जोर से कांपी कि उसने सिर उठाकर उसे देखा। आराम से, मैं तुम्हें खा नहीं रहा। कबीर, मैं आपसे कपड़े मांगने आई थी। मुझे कुछ कपड़े दे दीजिए ताकि मैं बदल सकूं। कल से यही कपड़े पहने हुए हैं। इस बार उसने धीरे से कहा, जैसे सफाई दे रही हो कि वह उसके पास किसी और वजह से नहीं आई। वह तुरंत पीछे हट गया। अरे, मैं तो भूल ही गया। अब मैं अपनी पत्नी को घर लाया हूँ तो उसकी जरूरत का सामान भी होना चाहिए। ऐसा करो, तुम यहाँ मेरी शर्ट और पैंट में से कुछ देख लो। मैं थोड़ी देर में जाकर तुम्हारी जरूरत का सामान लेकर आता हूँ। उसके हटते ही वह तुरंत बिस्तर से उतरी और उसकी अलमारी खोलकर देखने लगी। थोड़ी देर के बाद उसने काले रंग की शर्ट और पैंट निकाल ली। वह अब पूरी तरह जाग चुका था और अब उसे नींद आना मुश्किल था, और उस लड़की की मौजूदगी में तो बिल्कुल नामुमकिन था। वह उठकर तैयार होने का सोच रहा था।
फिर गौरी के साथ अच्छा सा नाश्ता करना चाहता था। आज दोपहर उसकी एक मीटिंग भी थी और मीटिंग से लौटते समय वह गौरी के लिए ढेर सारी खरीदारी करना चाहता था। अगर उसके अपने कपड़े होते तो शायद वह उसे साथ ले जाता, लेकिन अभी उसके पास कपड़े नहीं थे, इसलिए उसे साथ ले जाना ठीक नहीं लगा। थोड़ी देर के बाद वो बाहर आई। उसका पतला सा शरीर कबीर सिंह के बड़े कपड़ों में ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुलाब पर कपड़ा डाल दिया गया हो। अपने लाल चेहरों के साथ वो मुश्किल से अपनी हंसी रोक रही थी। कबीर सिंह ने पलटकर हैरानी से उसे देखा और उस पल वह इतनी प्यारी लगी कि वह उसे देखता ही रह गया, जैसे आसमान के सारे रंग हवा में फैलकर उसे और सुंदर बना रहे हों। आपके कपड़े कितने बड़े हैं कबीर, इन कपड़ों में तो आप भी आ सकते हैं। वह धीरे से उसके पास आ गया तो गौरी ने तुरंत अपनी जीभ दांतों में दबा ली। उसे एहसास हुआ कि वह क्या कह गई है। एक बार फिर उसका रोमांटिक मूड बन गया और वह तुरंत पीछे हट गई। क्या ख्याल है, फिर मैं भी इस सेट में आ जाऊं? उसने तुरंत ना में सिर हिलाया और दूर होने लगी। आराम से, मैं नहीं आ रहा, मैं अपने लिए नए कपड़े निकाल रहा हूँ। ये कहते हुए उसने मुस्कुराकर अपने कपड़े निकाले और नहाने चला गया। गौरी अपने बाल ठीक करती हुई बाहर आ गई। नौकरानी किचन में नाश्ता बना रही थी, जिसकी खुशबू से उसकी भूख और बढ़ गई। वह बहुत चंचल और खुशमिजाज लड़की थी। कुछ अपनों की बेरुखी और तकलीफों ने कुछ समय के लिए उसकी हंसी को दबा दिया था, लेकिन उसे छोटी-छोटी बातों में भी बड़ी खुशियां ढूंढना आता था और वह उन खुशियों के साथ हर पल जी सकती थी। नाश्ता करते समय भी वो कबीर सिंह के साथ हल्की-फुल्की बातें करती रही। उसने इस बात को दिल पर बिल्कुल नहीं लिया था कि उनकी शादी किस तरह हुई थी। एक ही रात में उसे समझ आ गया था कबीर सिंह कितना नरम दिल इंसान है। बाकी लोगों के लिए वो जैसा भी हो, लेकिन उसके लिए बहुत नरम हो गया था और वह भी उसके सामने अपने बारे में बताते हुए खुश हो रही थी। क्या तुम हमेशा से समीर अग्रवाल के घर रहती हो? उसके पूछने पर वह अचानक उदास हो गई। नहीं, जब मैं अपने पापा के साथ रहती थी तब सब ठीक था, लेकिन उसके बाद दादी ने मुझे आंटी के पास भेज दिया और आंटी यहाँ आ गई। उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने बहुत नरमी से उसके गाल को छुआ तो वह शर्माकर सिर झुका गई। मेरे सामने उदास होने की जरूरत नहीं। अब ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारा पति हूँ। सबको भूल जाओ और मेरे साथ नई जिंदगी शुरू करो, जिसमें सिर्फ तुम हो और तुम्हारा कबीर सिंह। आपके घर वाले कुछ नहीं कहेंगे कबीर जी। उसने अब कबीर साहब की जगह कबीर जी कहना शुरू कर दिया था और वह जानता था कब तक वह जी लगाएगी। नहीं, मेरे घर वाले कुछ नहीं कहेंगे। मेरे अंकल जब इतनी प्यारी बहू को देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। वह दिन उसके कबीर सिंह के बंगले में पहला दिन था। नाश्ते के बाद वह चला गया और गौरी उस बड़े और शानदार घर में घूमती रही। घर का हर कमरा, हर चीज उसके मालिक की पसंद और रुतबे को दिखा रही थी। आंटी के घर भी उसका मन लग जाता था, लेकिन वहां उसके साथ जैसा व्यवहार होता था, उसके बाद यहाँ आकर वह खुद को किसी रानी से कम नहीं समझ रही थी। नौकरानी हमेशा उसके आदेश के लिए तैयार रहती थी। शाम के समय कबीर सिंह घर लौटा। उसके हाथों में खरीदारी के कई बैग थे। उसने सब कमरे में रख दिए। इसमें तुम्हारी जरूरत की हर चीज है, इन्हें संभाल कर रख लो और अगर कुछ कम लगे तो मुझे बता देना। अगली बार हम दोनों साथ जाकर खरीदेंगे। कोई अच्छा सा कपड़ा निकाल कर पहन लो। ये कहते हुए उसने उसके चेहरे को हल्के से छूकर नहाने चला गया। वह हैरानी से एक-एक बैग खोलकर चीजें देखने लगी। हर बैग में सुंदर कपड़े थे। हरे रंग की साड़ी थी जो इतनी चमक रही थी। वह उसे देर तक देखती रह गई। गहने, जूते, एक-एक बैग में उसकी बाकी जरूरत की चीजें भी थीं, जिन्हें देखकर उसने अपने होंठ दांतों में दबा लिए। लाल चेहरे के साथ पीछे मुड़कर देखा। कबीर सिंह वहां मौजूद नहीं था, वरना शायद वह यहीं बेहोश हो जाती। जल्दी से उस शॉपिंग बैग को संभालकर उसने कबीर सिंह की नजरों से छुपा दिया था। कितने बदतमीज हैं ये, इन्हें कैसे पता चला? अपने कंधे उचकाकर सोचते हुए वह उसके आने से पहले ही कमरे से निकल गई थी, क्योंकि वह उसका सामना नहीं कर सकती थी। वह आदमी बहुत तेज नजर रखता था और उसके सामने कुछ भी पूछना आसान नहीं था। उस आदमी के साथ बीतता हर दिन उसके लिए नया और मजेदार होता जा रहा था। हर नया दिन उसे ये एहसास करा रहा था कि वह एक ऐसे इंसान की छाया में है जो उसकी कदर करता है और जो उससे प्यार करना शुरू कर चुका है। चाहे वह उसे किसी भी सोच के साथ अपने घर में लाया हो, लेकिन शादी के रिश्ते में इतनी ताकत थी कि अब वो उसके बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। उसे यहाँ आए हुए 4-5 दिन हुए थे, लेकिन इन दिनों ने उन्हें एक दूसरे का इतना आदी बना दिया था कि वो बिना झिझक उसके पास लेटकर दिन भर की सारी बातें उसे सुनाती रहती और बस उसके सुंदर चेहरे को देखता और सुनता रहता। कभी उसकी छेड़छाड़ पर वह शर्म से लाल हो जाती
और कभी जब वो बहुत करीब आता तो घबराकर दूर हो जाती। लेकिन अब उसके करीब रहना उसके लिए ज़रूरी सा हो गया था। वह भी अब उसे पूरी तरह पाना चाहता था। उसे ये महसूस कराना चाहता था कि वह उसके लिए कितनी ज़रूरी है। उस दिन भी जब वो शाम को वापस आया, तो गौरी उसके लाए हुए हल्के रंग की साड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ी तैयार हो रही थी। हल्का-सा मेकअप किए हुए इतनी चमक रही थी कि वह देर तक उसका चेहरा देखता रह गया। उसके इस तरह देखने पर वह घबराकर पीछे हटने लगी, लेकिन वह तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ले आया। "क्या तुम इस तरह तैयार होकर मेरा इम्तिहान लेना चाहती हो?" उसने धीमी आवाज़ में कहा, और वह घबराकर उसे देखने लगी। "नहीं कबीर सिंह जी, मैं तो नहीं।" वह उसकी बड़ी-बड़ी आँखों में उतरती चमक को देखकर उसने अपना छोटा-सा दिल सँभाल लिया। अपने होंठ दबाकर उसने उस खूबसूरत चेहरे वाले आदमी को देखा जो धीरे-धीरे उसे अपने करीब करते हुए उसकी खुशबू को अपनी सांसों में भर रहा था। उसने अपने दोनों हाथ कबीर सिंह के सीने पर रख दिए। "कबीर सिंह," उसके होठों से धीमी आवाज़ निकली। उसका पूरा शरीर काँप रहा था और कबीर सिंह उस पल पूरी तरह उसके सौंदर्य के असर में डूबता जा रहा था। उसके रूप का असर ही ऐसा था, कोई भी खुद पर काबू नहीं रख सकता था। फिर वो कैसे खुद को रोक पाता? "आज नहीं जानेमन, आज तो मुझे अपनी आत्मा में उतर जाने दो। मैंने इतने दिन इंतज़ार किया तुम्हारा, ताकि तुम खुद मेरी बाहों में आ सको। जब तुम्हें लगे कि तुम खुद को मुझे सौंप सकती हो, तब खुशी से मुझे अपना सब कुछ दे देना। लेकिन आज तुम्हारा कोई भी फैसला मैं नहीं मानूँगा।" प्यार भरी धीमी आवाज़ में वो उसे अपने और करीब करता जा रहा था। कभी उसके सुंदर गालों को अपने होठों से छू लेता, तो कभी उसके बालों की खुशबू को महसूस करता। वह पूरी तरह उसके असर में था। गौरी की आंखें धीरे-धीरे बंद होती जा रही थी और उसके होंठ कांप रहे थे। ये स्पर्श वो कैसे सहन कर सकती थी? ये प्यार और जुनून से भरा पल और कबीर सिंह की इतनी नज़दीकी उसके लिए बहुत भारी हो रही थी। अगर वह इसी तरह उसके दिल में उतर जाता, तो शायद वहीं बेहोश हो जाती। "कबीर सिंह प्लीज़," उसने विनती की। उसकी विनती सुनकर वह बेबस होकर उसकी आंखों में देखने लगा। इससे पहले कि दोनों खुद पर काबू खो देते, कमरे के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई, जैसे किस्मत अभी उनके प्यार की परीक्षा लेना चाहती थी। नौकरानी ने दरवाजा खटखटाकर खबर दी कि नीचे गौरी के पिताजी आए हैं। ये सुनकर वह वहीं खड़ी रह गई। ये खबर उसके लिए जैसे नई जिंदगी की उम्मीद थी। वह कितने समय से तरस रही थी ये सुनने के लिए कि उसका पिता उसे मिलने आया है। वह पिता जो कई साल पहले उसे छोड़कर चला गया था और अपनी नई पत्नी और अपने नए परिवार में इतना खो गया था कि उसे अपनी उस बेटी की याद ही नहीं रही, जिसे वह दूसरों के भरोसे छोड़ गया था और जिसके साथ वहां पराये लोगों से भी बुरा व्यवहार किया जाता था। कबीर सिंह ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने देखा ही नहीं। वह धीरे से उसके कंधे को छूकर उसे ये एहसास दिलाना चाहता था कि वह उसके साथ है, लेकिन वह उसकी तरफ देखे बिना ही खुद को संभालते हुए बाहर की तरफ दौड़ गई। वह बस उसकी जाती हुई पीठ को देखता रह गया। वह सीढ़ियां उतरकर नीचे पहुंची, वहां खड़े आदमी को देखने लगी। कितने समय के बाद उसने अपने पिता को देखा था। उनकी आंखों में वही ममता थी जिसके लिए वह तरस गई थी। फिर उसके पिता ने अपने हाथ फैला दिए। कबीर सिंह पहली सीढ़ी पर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। पहली बार उसके दिल में अजीब सा डर पैदा हुआ कि कहीं वह उससे दूर ना कर दिया जाए। वह प्यार जिसकी वजह से वह जीने लगा था, कहीं उससे छीन ना लिया जाए। गौरी दौड़कर अपने पिता की बाहों में सिमट गई। शेखर जी ने उसके माथे को चूमकर उसे कसकर गले से लगा लिया। शायद इतने सालों के बाद उन्हें अपनी बेटी की याद आई थी। "बाबा," वह रोते हुए उनसे लिपट गई और उन्होंने धीरे से उसके आंसू पोंछ दिए। "तुम्हारे बाबा आ गए हैं मेरी बच्ची। बस मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था कि मेरे बाद तुम्हें इतनी तकलीफ झेलनी पड़ेगी।" वह बहुत शर्मिंदा थे। "बाबा, आप नहीं जानते मैंने कितना कुछ सहा," वह रोते हुए कह रही थी और शेखर जी शर्म से सिर झुकाए उसे देख रहे थे। "मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दो।" वह उसे प्यार से संभाल रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने पलटकर कबीर सिंह की तरफ देखा। "तो तुम हो वह आदमी जिसने मेरी बेटी की कीमत देकर उसे अपने घर ले आया।" ये शब्द जैसे तीर बनकर कबीर सिंह के दिल में चुभ गए। गौरी ने घबराकर अपने पिता को देखा। "तुमने मेरी बहन को पैसे देकर मेरी बेटी को अपने घर ले आया और उससे शादी कर ली, ताकि उसके साथ कुछ दिन रह सकूं। लेकिन अब मैं अपनी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा।" ये सुनकर कबीर सिंह को लगा जैसे उसे बहुत बड़ी सजा मिल गई हो। वह कुछ नहीं सुन रहा था, बस गौरी के चेहरे को देख रहा था। उसका डरा हुआ चेहरा उसे अंदर तक दुख दे रहा था। "चलो मेरे साथ, हम अदालत में चलकर अपना मामला तय करेंगे।
तुम्हें इस आदमी से छुटकारा मिल जाएगा, फिर मैं तुम्हें अपने साथ विदेश ले जाऊंगा। वह बेचैनी से अपने पिता को देख रही थी। पिता का प्यार अपनी जगह था, लेकिन कबीर सिंह का प्यार भी अब उसके दिल में जगह बना चुका था। उसने धीरे से नाम में सिर हिलाया। शेखर जी ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है मेरी बच्ची, मेरे साथ चलो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है और अब तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। उनकी आंखों में शर्म थी, प्यार भी था और अपनापन भी था, जिसके लिए वह बरसों से तरस रही थी। लेकिन शायद ये सब कुछ बहुत देर में आया था। आपने मेरी कीमत दी थी कबीर सिंह। उसने पहली बार उसे उसके नाम से पुकारा। कबीर सिंह उसे दुख भरी नजरों से देखता रह गया। वह उस लड़की को झूठ नहीं बोल सकता था। गौरी की आंखों में देखकर झूठ कहने की हिम्मत उसमें नहीं थी। वह सीढ़ियां उतरकर उसके पास आ गया। मैंने तुमसे शादी की, तुम मेरी पत्नी हो गौरी। पहली बार उसकी आंखों में बेबसी दिखाई दी। जो आदमी हमेशा दूसरों को मजबूर कर देता था, आज खुद मजबूर खड़ा था। प्लीज गौरी, खुद को इतना परेशान मत करो मेरी जान। शेखर जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, लेकिन उसने धीरे से उनका हाथ हटा दिया। नहीं बाबा, शायद ये सब मेरी किस्मत में लिखा है। वह आदमी जो सोचता था कि उसने पैसे देकर उसे खरीद लिया है, अब समझ चुका था कि वो किसी को अपना बनाने के लिए पैसे नहीं बल्कि प्यार चाहिए। अगर उन्होंने मेरी कीमत दी है तो मैं आपके साथ कैसे जा सकती हूँ बाबा। मैं अब वह चीज हूँ जिसका मालिक बदल चुका है। वह रोते हुए जमीन पर बैठ गई। कबीर सिंह और शेखर जी दोनों उसकी तरफ बढ़े, लेकिन शेखर जी ने कबीर सिंह को वहीं रुकने का इशारा किया। तुम्हारा पिता सब पैसे वापस कर देगा। मैं सारी रकम लौटाने के लिए तैयार हूँ। जो आदमी सालों पहले उसे छोड़कर चला गया था, आज उसी पर इतना प्यार उमड़ रहा था कि वह अपनी दौलत देकर उसे वापस ले जाने को तैयार बैठा था। जिसने कभी अपनी बेटी के खर्च की चिंता नहीं की, उसकी मोहब्बत आज अचानक इतनी बड़ी कैसे हो सकती थी। गौरी 2 कदम पीछे हटकर अपने पिता से दूर हो गई। नहीं बाबा, इन्होंने मुझे खरीदा जरूर है, लेकिन मैं इनकी पत्नी भी हूँ। इन्होंने मुझसे शादी की है। वह खरीद फरोख्त आपकी बहन की लालच थी, लेकिन इस आदमी ने मुझे उस कैद से आजाद करा दिया, जहाँ मुझे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। हर निवाले के लिए तरसना पड़ता था। यह आदमी मुझे वहां से लेकर आया और अपने घर में जगह दी, तो मैं कैसे एहसान भूल सकती हूँ। शेखर जी दर्द से उसे देखते रह गए। मैं तुम्हारा पिता हूँ। वो बेबस खड़े रह गए। आप मेरे पिता थे, बाबा हैं और हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे अलावा भी आपकी बहुत सी संतानें हैं। उन्हें मुझसे ज्यादा आपकी जरूरत है। जाने दीजिए बाबा, मैं इन बढ़े हुए हाथों को थामने की हकदार नहीं हूँ जो उस समय आए हैं जब मेरे चारों तरफ सुख और आराम मौजूद है। कबीर सिंह बस उसके चेहरे को देखता रह गया। वह चंचल और हंसने वाली लड़की जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, उस समय इतनी बुरी तरह रो रही थी कि उसे देखकर उसके दिल में दर्द उठ रहा था। शेखर जी उस दिन वापस चले गए क्योंकि गौरी उनके साथ जाने को तैयार नहीं थी और उन्हें भी समझ आ गया था कि उन्होंने अपनी बेटी के साथ बहुत अन्याय किया है। शायद समय के साथ वह सब कुछ भूल भी जाती, शायद नई खुशियों में सब कुछ धुंधला भी हो जाता, लेकिन उसे हर बार एहसास होता कि जिस बेटियों के सिर से पिता का हाथ उठ जाता है, उनके साथ दुनिया कैसा व्यवहार करती है। वह बिस्तर पर सिर झुकाए बैठी थी। उसका सुंदर चेहरा इतना मुरझा गया कि उसे देखकर कबीर सिंह चुपचाप उसके सामने आकर बैठ गया। वह उसके घुटनों के पास बैठकर उसके चेहरे को देखने लगा। वह उसके सामने जमीन पर बैठ गया। गौरी घबराकर उठने लगी, लेकिन कबीर सिंह ने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से बिठा लिया। मैं जानता हूँ कि समीर अग्रवाल उसकी पत्नी की जिद के आगे मुझे तुम्हारी कीमत नहीं लगानी चाहिए थी, लेकिन मुझे पता था कि वह तुम्हें कभी भी मेरे हवाले नहीं करेंगे। मैंने गौरी शेखर को गौरी कबीर सिंह बनाया है और विश्वास करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। गौरी तुम्हारे बिना मेरी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। वह उसके पैरों के पास बैठा उससे विनती कर रहा था और वह बस उस आदमी की आंखों में देखती जा रही थी। उस अजीब से गंभीर आदमी की सुंदर भूरी आंखें नम थी। उनमें भरी नमी उसके दिल की सच्चाई बता रही थी। गौरी, तुम कबीर सिंह के दिल की धड़कन हो और धड़कन के बिना दिल जिंदा नहीं रह सकता। भगवान के लिए मेरे दिल को कभी मरने मत देना। उसने उसके दोनों हाथों को पकड़कर उन पर अपने होंठ रख दिए और फिर अपना सिर उसके घुटनों पर रख दिया। गौरी की उंगलियां धीरे धीरे उसके बालों में चलने लगी। यह आदमी किस्मत ने उसके हिस्से में लिखा था। जो लोग धैर्य रखते हैं, भगवान हमेशा उनके साथ होता है और भगवान ने उसे उसके धैर्य का बहुत अच्छा फल दिया था। वह कैसे उन लोगों को छोड़ सकता है जो उस पर भरोसा करते हैं। गौरी झुकी और उसने कबीर सिंह के माथे को चूम लिया।
उस स्पर्श पर वह हैरानी से उसे देखने लगा। फिर धीरे से उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया। वह बार-बार उसके चेहरे को चूम रहा था, उसके गले के पास अपना चेहरा छुपा रहा था और गौरी उसके स्पर्श से काँप रही थी। मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं कर सकता। तुम्हारा दूर होना मेरे लिए मौत जैसा होगा। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे अपने पास खींचता चला गया और वह भी उसके सीने से लगकर पूरी तरह थक कर उसकी बाहों में सिमटती चली गई। दूर खड़ी किस्मत जैसे उनके प्यार को देखकर मुस्कुरा रही थी। भगवान उन पर मेहरबान हुआ था और उसकी इस मेहरबानी के लिए आभारी होना उनका कर्तव्य था। कमरे में गहरी खामोशी छा गई थी। खिड़की से आती हल्की चांदनी दोनों पर पड़ रही थी। उस पल जैसे वक्त भी थमसा गया था। गौरी कबीर सिंह की बाहों में सिमटी हुई थी और उसकी धड़कनें अब भी तेज चल रही थी। कबीर सिंह ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर लंबे समय तक उसे देखता चला गया, जैसे वह यकीन करना चाहता हो कि ये सब सच है और वे सच में उसकी जिंदगी में है। उसने धीरे से उसके माथे को चूम लिया और उसे और करीब खींच लिया। उस पल दोनों के दिलों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे लंबी लड़ाई के बाद किसी को अपना घर मिल गया हो। गौरी ने उसकी छाती पर सिर रख दिया, आंखें बंद कर ली। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से भटकने के बाद आखिर उसे वो जगह मिल गई हो जहां उसे कोई डर नहीं, कोई दर्द नहीं। कबीर सिंह की उंगलियां उसके बालों में उलझी हुई थी और वे बार-बार उसे ऐसे देख रहा था जैसे वह उसकी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज हो। उस रात हवेली के बाहर हवा तेज चल रही थी, लेकिन कमरे के अंदर प्यार की गर्माहट थी। कुछ देर के बाद गौरी ने धीमी आवाज में कहा कि कभी-कभी उसे डर लगता है कहीं ये सब एक सपना तो नहीं। कबीर सिंह हल्का सा मुस्कुराया और उसके गाल को छूते हुए बोला, अगर ये सपना है तो वो कभी जागना नहीं चाहता। उसकी बात सुनकर गौरी की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई। वह पल जैसे उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बन चुका था, लेकिन शायद किस्मत को अभी उनका इम्तिहान लेना बाकी था। उसी समय दूर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास किसी के कदमों की धीमी आवाज गूंजी। रात इतनी गहरी थी, उस आवाज को सुन पाना आसान नहीं था, लेकिन चौकीदार अचानक चौंक गया। हवेली के बाहर एक काली कार आकर रुकी थी। उस कार से कोई उतरा और कुछ देर तक हवेली को देखता रहा, जैसे वह यहाँ हर चीज को पहचानना चाहता हो। फिर उसने धीरे से अपने कोट के जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली और उस चांदनी में देखा। उस तस्वीर में एक छोटी सी बच्ची थी जो मुस्कुरा रही थी। वही मासूम चेहरा, वही आंखें, बिल्कुल गौरी जैसी। वह आदमी के होठों पर हल्की रहस्यमयी मुस्कान उभरी और उसने धीमी आवाज में कहा, आखिरकार इतने सालों के बाद मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। गौरी हवेली के अंदर उस समय कबीर सिंह और गौरी अपने आने वाले कल के सपनों में खोए हुए थे और उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा राज अभी दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। शायद उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, शायद ये तो सिर्फ उस रहस्य की शुरुआत थी जो उनकी पूरी दुनिया बदलने वाला था। और अगर आज की कहानी ने आपके दिल के किसी कोने को छू लिया हो, तो आगे आने वाली रोमांच से भरी दिलचस्प कहानी के सफर में मेरे साथ बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।